एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और आज की क्लास में हम सीखेंगे रेडियो धर्मिता। ये है कक्षा 12। पाठ का नाम है रेडियो धर्मिता और ये रेडियो धर्मिता का ये है लेक्चर नंबर 1। इसमें सबसे पहले जो हम बच्चों सीखेंगे वो सीखेंगे रेडियो एक्टिविटी। एक्टिविटी जिसको रेडियो एक्टिविता भी कहा जाता है। रेडियो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविता। अभी रेडियो एक्टिविता क्या है इसको समझ लो मेरे बच्चों। इस प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके भीतर से अल्फा, बीटा, गामा कण हमेशा उत्सर्जित होते रहते हैं, अपने आप ही निकलते हैं। यानी कुछ पदार्थ इस तरह के होंगे जिसमें से क्या होगा, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें से क्या होगा, जिनमें से अल्फा कण निकल रहे होंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें से अल्फा भी निकल रहे होंगे और बीटा कण भी निकल रहे होंगे। ये कौन सा कण है? अल्फा कण। इनको क्या कहा जाएगा? अल्फा कण। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें से कौन से कण निकल रहे होंगे? बीटा कण निकल रहे होंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें से क्या निकल रहा होगा? जिसमें से गामा कण निकल रहे होंगे, गामा कण। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें से क्या होगा? अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही निकल रहे होंगे। तो वे पदार्थ या कुछ पदार्थ जिनके अंदर से अल्फा, बीटा, गामा कण निकलते रहते हैं, तो ऐसे पदार्थ का ये जो गुण है अल्फा, बीटा और गामा कणों को उत्सर्जित करते रहने का, ये गुण कहलाता है रेडियो एक्टिविता। और वो पदार्थ जिनके अंदर से ये गुण उत्पन्न होता रहेगा उनको कहेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ। अपनी बात को मैं बिल्कुल फिर से एक बार क्लियर कर दूं। वह पदार्थ या पदार्थों का, या पदार्थों का मतलब यहां एलिमेंट से है, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण, पदार्थ की जगह मुझे लगता है ज्यादा अच्छा शब्द तत्व लगा देते हैं, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर शब्द है। तत्वों का वह गुण जिसके कारण तत्व अपने भीतर से अल्फा, बीटा, गामा कणों का उत्सर्जन करते हैं, उस गुण को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। तथा ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। यानी गुण कहलाएगा रेडियो एक्टिविता और ऐसे पदार्थ कहलाएंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ। अच्छा, अब नेक्स्ट रेडियो एक्टिव पदार्थ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब इस हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहां एक बड़ा मुख्य शब्द बार बार आएगा जिसे कहा जाएगा विघटन। विघटन शब्द आएगा बार बार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिके। ठीक, अब विघटन क्या चीज होती है? किसी भी तत्व से जब एक अल्फा या एक बीटा कण निकलता है तो इसके नाभिक में परिवर्तन हो जाता है। नाभिक में क्या आ जाएगा? नाभिक में
परिवर्तन हो जाता है। जब किसी तत्व से अल्फा या बीटा कण निकलेगा तो इस तत्व का नाभिक बदल जाएगा और एक नया तत्व बनेगा, नया तत्व बनेगा। किसी तत्व से अल्फा या बीटा कण का निकलना, उसके नाभिक में परिवर्तन होकर नए तत्व का बनना, यह कहलाता है विघटन। बच्चों ये क्या कहलाएगा? विघटन। यानी जब किसी तत्व से अल्फा या बीटा कण निकलते हैं तो उसके नाभिक में परिवर्तन हो जाता है और एक नया तत्व बन जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विघटन कहते हैं। इससे एक मिलता जुलता शब्द है नाभिकीय विखंडन। देखो विखंडन अलग चीज है बिल्कुल, ये विघटन की बात हो रही है, नाभिकीय विघटन कहलाता है। देखिए ठीक, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे फर्क पड़ता है। विघटन के बाद है विघटन की दर। अब तीसरा शब्द आएगा मेरे बच्चों, विघटन की दर क्या चीज होती है? विघटन की दर समझते हैं। मैंने विघटन सिखाया था कि अल्फा बीटा कण निकलेंगे तो नाभिक बदल जाएगा, नाभिक बदलने की घटना को विघटन कहते हैं। अब शब्द आया विघटन की दर। विघटन की दर बच्चों, जहां ये शब्द आ जाए दर, तो आपको समझ जाना है अब कौन सा शब्द सामने आने वाला है, समय। क्योंकि दर का मतलब कहीं ना कहीं समय से होता है। तो विघटन की दर मतलब किसी तत्व के एक सेकंड में विघटित होने वाले परमाणुओं, बल्कि यहां शब्द में परमाणु ना लिखता हूं, होने वाले नाभिकों की संख्या। किसी तत्व के एक सेकंड में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या। अच्छा इसको मैं हटा देता हूं, ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ इससे। किसी तत्व के एक सेकंड में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या उस तत्व की विघटन की दर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ डिके, कहलाती है। तो बच्चों विघटन की दर। अच्छा बच्चों, विघटन की दर कहीं पर आएगा तो उसको देखो प्रदर्शित किससे करेंगे ये समझ लो। जहां इस लेक्चर में या इसके सेकंड लेक्चर में जो मैं शब्द यूज करूंगा विघटन की दर, तो मैं वहां पर गणितीय रूप से इसको लिखूंगा dn बटे dt, dn बटे dt। तो आपको समझ जाना, कहीं अगर dn बटे dt लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये है विघटन की दर की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, चलो अब शुरू होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियो एक्टिविटी का। देखो क्या टॉपिक है ये कहलाता है रेडियो
अब हम सीखेंगे मेरे बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। रदरफोर्ड और सोडी ने देखो क्या नियम बताया। इस नियम के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन दर, अभी मैंने सिखाया था ना विघटन की दर मतलब क्या हो जाएगा। विघटन की दर उस समय पर उपस्थित नाभिकों की संख्या, उस समय पर उपस्थित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। अच्छा इसको समझते हैं पहले, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं जैसे मान लो मेरे बच्चों यहां पर ये एक सैंपल है, सैंपल रखा हुआ है, इसमें इतने से कण है, और ये एक दूसरा सैंपल है। अब आप देख के समझ सकते हो कि मैं पूछूं मेरे बच्चों से कि यहां पर जो दो ढेर जैसे मैंने बना दिए, इसमें किसमें अणुओं की संख्या या किसमें नाभिकों की संख्या आपको ज्यादा लग रही है, तो मुझे मालूम है आपका उत्तर बी होगा। तो इसका मतलब है भाई जहां पर नाभिकों की संख्या कम है यहां पर विघटन की दर कम होगी। विघटन की दर कम क्यों होगी मेरे बच्चों? विघटन की दर इसलिए कम होगी क्योंकि यहां पर नाभिक कम है, और यहीं पर जो बी हिस्से पर आ जाए तो आप देखोगे कि यहां पर नाभिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी यहां पर विघटन की दर अधिक होगी। यानी कहने का मतलब था कि अगर आपके पास नाभिक बहुत सारे हैं तो वो बहुत तेजी से विघटित होना शुरू होंगे, और जैसे जैसे उनकी संख्या कम होती चली जाएगी वैसे वैसे विघटन की जो दर है, एक सेकंड में विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या है वो भी कम होती चली जाएगी। यानी शुरू में ज्यादा है, ज्यादा जल्दी जल्दी टूटेंगे, और फिर जैसे जैसे उनकी संख्या कम होती जाएगी उनके टूटने का प्रति सेकंड जो आंकड़ा है वो भी घटता चला जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है मेरे बच्चों रदरफोर्ड और सोडी का नियम। यानी गणितीय रूप से हम क्या लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने वाली भाषा में बता दिया। अब गणितीय रूप से इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि dn बटे dt इसका अनुपाती हो जाएगा n के। अच्छा आप सारे बच्चे जानते हैं मेरे बच्चों कि जब कभी हम अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा एक नियतांक। नियतांक लगाते हैं बच्चों लैम्डा। तो ये एक समीकरण हो गई नाभिकीय विघटन के लिए, और यहां लैम्डा एक नियतांक है जिसे कहा जाता है विघटन नियतांक। विघटन नियतांक ये हर एक तत्व के लिए अलग अलग होता है। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब दूसरा है, ये छोटा सा डेरिवेशन है, किसी भी समय पर रेडियो एक्टिव
नाभिकों की संख्या के लिए सूत्र। अब हम क्या जानने वाले हैं? अब जैसे हम समझ गए कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं मेरे बच्चों, उनका नाभिक लगातार विघटित होता रहता है और नए नाभिकों में बदलता रहता है। और जब नए नाभिकों में बदलता रहेगा तो उनका मतलब उनकी संख्या हमेशा बदलती रहेगी। तो किसी भी समय पर अगर हम जानना चाहें कि भाई इस समय पर इनकी संख्या कितनी बची है, तो उसके लिए हम एक सूत्र का व्यंजक उत्पन्न करेंगे, जो कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि किसी भी समय पर रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या के लिए सूत्र। अच्छा, कैसे ड्राइव करेंगे इसको जल्दी समझते हैं। ये थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन मुझे मालूम है मेरे बच्चे इसको सीख लेंगे। देखो, रेडियोएक्टिवता के नियम से शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये वो सोडी और वाला नियम है, रदरफोर्ड वाला, जो भी पढ़ाया था। तो अभी हमने क्या सीखा था? देखो, अभी हमने पढ़ा था कि dN/dt ये किसके बराबर? लैम्डा n। तो dN/n किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा dt। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं अपन लोग, तो dN/n लैम्डा dt। अच्छा, कहां से कहां तक? 0 से t। अच्छा बच्चों, जीरो का मतलब क्या होगा? जीरो का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में हम जो कणों की संख्या है, नाभिकों की संख्या, उसको मान लेते हैं n नॉट। n नॉट का मतलब जीरो समय पर, जीरो समय मतलब जहां से हमने देखना शुरू किया, और ये मान लेते हैं n। अच्छा, अब dN/n बच्चों ये सूत्र होता है, अगर आप भूल गए हो तो मैं इसको अलग से बता देता हूं। dx/x, कोई का इसका समाकलन कितना होगा? तो मेरे बच्चों ये होता है log e की पावर बेस x, ये इसका समाकलन होता है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र यहां लगा देते हैं dN/n में। तो dx/x अगर log x हो जाता है, तो dN/n सोचो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log n। कैसे? देखो, इस सूत्र को लगा देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा log n। और लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? n नॉट से n। यहां लैम्डा बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, dt का समाकलन कितना हो जाएगा? ये केवल t आ जाएगा। इसको लिखोगे तो क्या लिख दोगे? log e n माइनस log e n नॉट। सूत्र होता है ना, एक बार n की जगह n लगा देते हैं, एक बार n की जगह n नॉट। सूत्र होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समाकलन अगर थोड़ा सा याद हो मेरे बच्चों को, तो ये अपने पास कितना आएगा? अच्छा, log m माइनस log n पता है क्या हो जाता है? कहीं अगर log m माइनस log n लिखा हो, तो ये हो जाता है log m/n। ये सूत्र होता है। कहीं अगर log m माइनस log n लिखा है ना मेरे बच्चों, तो वो क्या हो जाता है? log m/n हो जाता है। तो ये सूत्र लगा दे जरा यहां पर, ये वाला सूत्र है, लगा रहा हूं यहां पर मैं। तो ये आ जाएगा log n/n नॉट लैम्डा टी। चलो, यहां तक नोट कर लिया? अगर मैं कहीं कहीं तेज करा रहा हूं ना, तो मैं तुम्हारा समय बचाने की कोशिश करता हूं, तो अब वीडियो को पॉज कर लिया करो और पूरे नोट्स लिख लिया करो। तो ये कितना आ गया देखो, log n/n नॉट। अच्छा बच्चों, log को ना जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो e की घात में बदल जाता है। यानी log को जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो n/n नॉट तो ऐसे ही रहा, और ये e की घात में पहुंच जाएगा लैम्डा टी। ठीक है। अच्छा, यहां इन सारी बातों में एक करेक्शन तो भाई रह ही गया। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो छूट गई। जब हम विघटन की दर की बात करते हैं ना मेरे बच्चों, तो यहां पर क्या करते हैं मालूम है? यहां पर एक माइनस साइन लगाते हैं। बोलो सर माइनस क्यों लगा रहे हो आप? माइनस कहां से ले आए? भाई माइनस इसलिए लगा रहे हैं, देखो जो चीज विघटित हो रही है वो संख्या में कम होती चली जाएगी, है ना, संख्या में कम होगी। अच्छा, परिवर्तन कैसे निकालेंगे? परिवर्तन निकालने का मतलब होता है बाद वाला माइनस पहले वाला।
अब क्योंकि चीज कम होती जा रही है तो जो आगे आने वाला मान है वो तो कम हो जाएगा। और जब परिवर्तन निकालोगे तो आप अंतिम में से प्रारंभिक घटाओगे और अंतिम मान है कम, और कम में से ज्यादा घटाओगे तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। इसलिए जहां कहीं हम विघटन की दर की बात करेंगे तो चिन्ह क्या लगाएंगे, हमेशा माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस साइन भाई यहां भी लगा दो। ठीक है, माइनस साइन सबके साथ आ जाएगा। चलो भाई, माइनस आने से थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। ये माइनस साइन को इधर पहुंचा दो। ठीक है, माइनस साइन यहां चलता रहेगा, देखो माइनस साथ साथ चल रहा है, माइनस का लैम्डा टी। ठीक है, तो माइनस का लैम्डा टी घात में माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। कुछ बातें क्या करता हूं ना, कुछ बातें मैं थोड़ा रुक के इसलिए बताता हूं जिससे उन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया एन बराबर एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी। अब कोई पूछे सब ये बना क्या, इससे क्या निकालेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। जैसे तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें मालूम हो जाएगी ये दवाई किस मरीज को देनी है और कब देनी है, तो भी समझ लो ये जो दवाई बनी इसका यूज कब करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मूला यूज कब करेंगे, यानी ये हमें क्या बताएगा, किसी समय टी पर रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहां पर n क्या है, देखो n क्या चीज है यहां पर, ये तो सूत्र के बारे में बात होगी, ये सूत्र क्या बताएगा, n क्या है, किसी समय, किसी समय मतलब जिस समय आप पूछा जा रहा है, किसी समय पर नाभिकों की संख्या। अच्छा, अब बात आई यार एन नॉट क्या चीज है, तो नाभिकों की प्रारंभिक संख्या, यानी जब से तुमने देखना शुरू किया उस समय से। लैम्डा का नाम, लैम्डा बता सको, लैम्डा क्या चीज थी बताओ, भूल गए, विघटन नियतांक। ठीक है, और टी क्या चीज है यहां पर, टी समय है। ठीक है, चलो अब इसका मैं यूज करना सिखाता हूं। अब यहां पर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट सा और आने वाला है, ये रेडियो एक्टिविटी में बहुत बार पूछा गया है मेरे बच्चों, इसलिए बड़े अच्छे से समझना। ये कहलाता है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु, अर्ध आयु काल। अब अर्ध आयु काल नाम से लग रहा है आधी उम्र हो गई है ना, आधी उम्र हो गई। अर्ध आयु काल क्या होता है, वह समय अंतराल जितने समय में कोई दिया गया रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मान का आधा शेष रह जाए तो वह समय अंतराल उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का
आयुकाल कहलाता है। ठीक है, इसको एक उदाहरण से मैं और समझाता हूं। जैसे माना किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 10 ग्राम है और उसका अर्ध आयुकाल, उसका अर्ध आयुकाल 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष के बाद 10 ग्राम पदार्थ कितना रह जाएगा? तो 10 का आधा कितना हुआ? 5 ग्राम। बाद 10 ग्राम पदार्थ केवल 5 ग्राम शेष बचेगा। ये होता है रेडियोएक्टिव पदार्थ के अर्धायु। फिर समझ लो, मान लो जैसे तुमने 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम लिया और उसका अर्ध आयुकाल 2 वर्ष है, अर्ध आयुकाल 2 वर्ष है और 1 ग्राम पदार्थ है। तो 2 साल बाद जब तुम देखोगे ना, तो 1 ग्राम पदार्थ 2 साल जो उसकी अर्धायु है, 2 साल के बाद कितना बचेगा? वो बचेगा आधा, यानी आधा ग्राम, 1/2 ग्राम। ये होता है अर्धायु काल का मतलब। अब दूसरा आता है अर्धायु काल के बाद अर्ध आयु काल का, अर्धायु काल का व्यंजक। हम सूत्र कैसे निकालें भाई? अर्धायु काल का सूत्र कैसे निकालें? ये भी बड़ा आसान काम है। अभी आप लोगों ने देखो एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे बच्चों? n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। अब जरा समझना इसको। यदि t बराबर क्या कर दिया मैंने? t हाफ। t हाफ मतलब कौन सा? अर्ध आयु, अर्धायु काल। तो n बराबर कितना होगा? देखो जैसे ही आपने समय को अर्धायु माना तो n कितना होगा? शेष। n होता है शेष पदार्थ की मात्रा। कितनी रह जाएगी? प्रारंभिक मात्रा का कितना? आधा रह जाएगा। n बराबर कितना होगा? n होता है शेष मात्रा। और जैसी कहा भी अर्धायु काल हो गया, तो अर्धायु काल के बाद कितना बचेगा? 10 है तो 5, 5 है तो 2.5, आधा बचना चाहिए। तो n नॉट है तो कितना बचेगा? n नॉट बटे 2। तो ये जो समीकरण है ना, देखो ये समीकरण किस रूप में आ जाएगी? n की जगह आ जाएगा n नॉट बटे 2 n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। n नॉट से n नॉट काट दो मेरे बच्चों, तो ये बचा 1/2 इक्वल्स टू e की घात माइनस लैम्डा टी। इसको ऐसा लिख सकते हो 1/e की घात लैम्डा टी, क्योंकि इसको ऊपर से नीचे लिखोगे तो माइनस वाली घात प्लस हो जाएगी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन लोग। अच्छा, यहाँ टी का मतलब क्या है? टी का मतलब ये अर्धायु काल है। अर्धायु काल कैसे लिखते हैं? टी लिखा और उसके पैरों के पास 1/2 लिख देते हैं। तो ये अर्धायु काल लिखने का तरीका होता है। कई बार इसको कैपिटल टी से लिख देते हैं। एक काम करता हूं, मैं भी कैपिटल टी से लिख देता हूं, क्योंकि हर बुक में कैपिटल टी ही दे रखा होता है। तो ऐसा ना हो कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। इसको मैं वैसा ही लिख देता हूं जैसा कि बुक्स में दिया जाता है। ठीक है, तो टी बराबर क्या होगा? टी की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, कैपिटल टी और 1/2, कैपिटल टी 1/2, ये आ जाएगा अपने पास कैपिटल टी 1/2, कैपिटल टी 1/2। अब बड़े ध्यान सुना, जब कभी ई दूसरी तरफ जाता है तो लॉग और ई में क्या है? लॉग और ई में संबंध है। लॉग उस तरफ जाएगा तो ई बदल जाएगा, ई इस तरफ जाएगा तो लॉग में बदल जाएगा।
तो ये लैम्डा टी तो ये अपने सर से बोझ उतार दिया, देखो इसने सर से बोझ उतार दिया, और ई जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाता है लॉग ई टू। ठीक है, अच्छा तो यहां से टी हाफ कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा लॉग ई टू बटे लैम्डा। ये आ गया देखो अर्ध आयुकाल का सूत्र आ गया मेरे बच्चों। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 लॉग ई टू का जो मान होता है 0.693, तो मान लगा लेते हैं लैम्डा। इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, इस सूत्र की सहायता से हम निकालते हैं अर्ध आयु काल। ठीक, तो इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, एक अर्ध आयु काल निकाल सकते हैं। चलो अच्छा, इस पर एक छोटा सा उदाहरण भी सिखा देता हूं। जैसे बोर्ड का ही कोई उदाहरण ले लेते हैं, बोर्ड में कोई आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं तो मजा आ जाएगा। मैं इस पर अलग से कोई क्वेश्चन थोड़ा, जैसे मान लो किसी पदार्थ का आयु, या ऐसा बोलते किसी पदार्थ का विघटन लैम्डा बराबर कितना मान लेते हैं, लैम्डा बराबर मान लेते हैं, कोई मान मिल जाए तो मजा ही आ जाए फिर तो, क्यों भाई। लैम्डा देखें जरा, कोई लैम्डा भी बढ़िया से बता दो जिससे मेरे बच्चों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। लैम्डा देखो भाई, लैम्डा 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 कहीं आ जाए भाई, लैम्डा कहाँ चला गया। लैम्डा मान लेते हैं 4.439 गुणा 10⁻9। यार ये तो बहुत ही गड़बड़, चलो ऐसा अपने मान से कोई मान मान लेते हैं यार। लैम्डा का मान कितना है, 127 प्रति वर्ष है। तो इसकी अर्ध आयु ज्ञात करो। अब इसका हल समझ सकते हो बहुत जल्दी से। देखो क्या सीखा था, टी बराबर क्या था 0.693 अपॉन लैम्डा। तो 0.693 को भाग कर दोगे 127 से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आराम से क्या निकाल सकते हो, यहां पर अर्ध आयु काल इसका निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं लगातार सारे कराऊंगा भी। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास अर्ध आयु काल। बाकी की चीजें मैं फिर कल के लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। तो इसके आगे आज के लेक्चर में केवल यहीं तक इस नाभिकीय विघटन विखंडन या रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम फिर क्रम से कल दोबारा सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें मेरे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।